तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब हीट से रिलेटेड, हीट का बिहेवियर क्या है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, या हीट क्या है। तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बस एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्लास 11 में जो आपका जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में कैलोरीमेट्री के नाम से चैप्टर दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पहले से ही कवर किए हुए हैं क्लास 10th में, यानी जो आपके क्लास 11 में चैप्टर है ये हम लोग स्किप करते हुए चलेंगे और ये मान के चलेंगे कि आपने क्लास 10th में वो टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो मैंने लेक्चर तो दे ही दिया है, खैर 4 पार्ट में शायद मैंने ये चैप्टर कवर किया था क्लास 10th में। तो वो पढ़ने के बाद फिर ये टॉपिक जो मैं यहाँ पे स्किप कराऊंगा और जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसको आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो बी स्कॉलर लोगो तो बच्चों ने अच्छा बनाया है, ठीक है। चलो, तो मैंने जैसा कहा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स अब हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हटा दो, ये सब हम लोग ने पढ़ा हुआ है और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भी ये टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो उन टॉपिक का मैं अभी नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्या क्या कवर हुए हैं वो आप पुराने लेक्चर्स में देख लेना, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर मेज़र करना होता है उसके लिए हमें थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है। तो थर्मोमीटर में यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल्ड द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंज लीनियरली विद टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर में कुछ हम मटेरियल डालते हैं और वो मटेरियल जो होता है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, यानी हीट या टेम्परेचर अप डाउन करने से उस मटेरियल में हमें एक बिहेवियर में चेंजेस नज़र आएंगे। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर तो काफ़ी आप यूज टू हो चुके होंगे, हम लोग घर पे भी मेडिकल पर्पस के लिए भी हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हीट से मर्क्यूरी राइज होने लगता है, तो एक तरह से ये भी एक थर्मोमीटर है। तो सिर्फ मर्क्यूरी नहीं, और भी अलग अलग मटेरियल बेस पे हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि किस क्या पर्पस है हमारा, किस हीट का जो इंटेंसिटी है, किस इंटेंसिटी की हीट को हमें मेज़र करना है। तब हर जगह मर्क्यूरी थर्मोमीटर ही नहीं यूज़ करेंगे। ये तो चलो ठीक है, हमारा फीवर आया और थोड़ी बहुत हीट हुई तो वहाँ पर थोड़ा हीट अगर हमें चेक करना है एक वेरी सेंसिटिव या माइक्रो लेवल पर, तो वो हम लोग मर्क्यूरी के लिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर ही यूज़ करें, ठीक है। सो होता क्या है कि एक कैपिलरी ट्यूब होता है, उसमें कुछ एक लिक्विड कॉलम बना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप थर्मोमीटर दिमाग में इमेजिन कर पा रहे होगे, तो होता क्या है, फिर प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मैटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग थर्मोमीटर में देखते हैं। देखो, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड द करस्पॉन्डिंग थर्मोमीटर आर एज फॉलो। तो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी कैपिलरी में लिक्विड कॉलम से हमें देखना है लेंथ अप डाउन, या कहीं पर हमें प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट तो प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर वो हमें चेक करना है अगर, या थर्मोमेट्रिकल ईएमएफ, जैसे थर्मोमेट्रिक और कपल थर्मोमीटर होते हैं। देन रेडिएटेड पावर। तो इस तरह अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं थर्मोमीटर की, जो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें यूज़ करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करने के लिए लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखो, जो थर्मोमीटर की मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी स्केल भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कोई बड़ी लेंथ नापना होती है, लाइक 2 सिटीज़ के बीच में, तो हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। या फिर अगर कोई बुक नापनी है, पेज को ही मेज़र करना है, तो सेंटीमीटर में मेज़र कर लेते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को अगर हमें मेज़र करना है थर्मोमीटर से, तो भी वो अलग अलग हमारे पास स्केल होते हैं। तो क्या स्केल्स होते हैं, जैसे कि सेल्सियस में हम लोग मेज़र कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हैं, या रेलोमीटर में स्केल कर सकते हैं, या फिर केल्विन में भी स्केल या केल्विन में भी मेज़र कर सकते हैं। तो जिसमें बेसिकली जो केल्विन है वो हमारी क्या है,
एसआई यूनिट है, ठीक है। हम लोग जो स्टडी करते हैं बेसिकली एसआई यूनिट पे करते हैं, जिसमें केल्विन स्केल लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मीटर है, किलोमीटर है, तो आप कुछ कुछ वैसे ही समझ लो, कुछ कुछ वैसे ही समझ लो। कहीं पर हम सेल्सियस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, कहीं पे फ़ारेनहाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पे केल्विन। इस तरीके से अलग अलग हम लोग स्केल यूज़ करते हैं। तो अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, अगर सेल्सियस स्केल की बात करें, तो जो लोअर पॉइंट होता है सेल्सियस का, लोवेस्ट पॉइंट होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री होता है। और जो अपर होता है वो 100 डिग्री होता है। तो 0 से 100 के बीच में हम लोग सेल्सियस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ओके, यानी कि लोवेस्ट अगर होगा तो 0 हो जाएगा, हाईएस्ट होगा तो, या कहीं ना कहीं से अगर हम वाटर की बात करें, या कोई फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है। इसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट है, जिसमें फ़ारेनहाइट में जो लोअर पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अपर पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो हम लोग कन्वर्जन भी सीखेंगे कि किस तरह अगर कोई डिग्री या कोई वैल्यू सेल्सियस में दी है तो उसके फ़ारेनहाइट या केल्विन में कैसे करें, ठीक है। और रियलमर में स्केल में हम लोग जो अपर लोअर पॉइंट है वो 0 लेते हैं, 0 आर, एंड देन अपर पॉइंट लेते हैं 80 आर, ठीक है। एंड देन केल्विन स्केल में आपको पता ही है कि 273.15 अप्रॉक्सिमेट 273 लेते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट हम पूरा यूज़ करेंगे 273.15 लोअर पॉइंट होता है। अब देखो, इसे सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या है, 0 है, और केल्विन का क्या है, 273 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इसका लोवेस्ट पॉइंट, है ना। और इसका जो अपर पॉइंट होता है 373, यानी तो सिर्फ 100 के बाद ही, यानी कि 100 इसके डिवीज़न होते हैं, ठीक है ना, 100 डिवीज़न है। रियलमर में 80 डिवीज़न है। फ़ारेनहाइट में 32 से 212 कितना हो गया, माइनस करके चेक कर लो, उतना डिवीज़न हो जाएंगे। और सेल्सियस में अगेन 100 डिवीज़न होते हैं, लेकिन केल्विन का जो स्टार्टिंग है 273.15 से, यानी जो सेल्सियस का 0 है वही केल्विन में 273.15 है। ओके, तो सेल्सियस को केल्विन बदलना तो बहुत ही ईजी है, प्लस करते रहो सीधा सीधा और वो बदलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, कन्वर्जन हमें सीखना है, एग्जाम में 1 नंबर का आ जाता है। जैसे कि 0 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है हमें, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला है 9c/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, F जैसे आपको, चलो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमें जाना है, यानी आपको सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ समझो कि 20, तो क्या करो 9 × 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 32 इधर आके प्लस 32 हो जाएगा, F इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है तो भी यही चीज़ कर सकते हो आप, फ़ारेनहाइट में वैल्यू डाल दो, 9/5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 9 में, 5/9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेल्सियस को तुम यहाँ पे अकेला छोड़ देना, फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में, ठीक है। तो जिस हिसाब जैसा दिया हुआ वैसे आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 37 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में यूज़ करना है, तो सी की जगह 37 डालेंगे, माइनस 32 इधर आके प्लस 32 करा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस बिकम्स इक्वल टू F, समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाए, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे सी को भी x मान लें, F को भी x मान लें, तो कहाँ पर इक्वल हो जाए, तो C भी x है, F भी x है ना। दोनों हमें क्या बताना है कि इक्वल कहाँ पर हो रहा है, कौन सी वैल्यू में इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं तो एक वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो लोग हैं एक स्पीड, दोनों अलग अलग अपनी स्पीड में दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड समझो कि 100 मीटर पर सेकेंड है और एक की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो कहीं पर आकर तो कहीं ना कहीं आगे पीछे प्लस माइनस में कहीं पर तो आके एक प्रॉपर एक स्पॉट में थे वो, है ना। माना कि बाद में आगे पीछे हो गए, कहीं पर तो स्टार्टिंग में या कहीं पर किसी एक पॉइंट में दोनों साथ में थे, बाद में स्पीड अलग अलग थे, आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पर वही कहानी चल रही कि कहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाए, यानी यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला जो हमें मालूम है 9c/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, तो C और F कहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, तो C को भी एक सेलेक्ट कर लो, F को भी एक सेलेक्ट कर लो, देख लो x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लो इक्वेट करके, तो कहाँ पर आ रही है x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, -40 सेल्सियस। तो -40 सेल्सियस एक ऐसी डिग्री है
जहाँ पर फ़ारेनहाइट भी -40 ही कहलाएगा, ठीक है ना। -40 में सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सी में अगर आप -40 डालो और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, सी में आपने क्या डाला -40, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि -40 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो यहाँ पे सी में क्या -40 डाला, तो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे तो -40 ही आएगा। ये तुम्हें समझाने की हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्सियस से केल्विन बदलना तो बहुत ही ईजी है। K इज इक्वल टू वॉट, C प्लस 273, है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर सी में 37 डिग्री है, तुम्हें केल्विन बदलना है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है, तो सी के 37 डालो प्लस 273 कर लो, 300 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 इधर ला के माइनस करा देना, केल्विन वैल्यू रखना, 273 को माइनस करा देना, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग स्केल हैं, 4-5 टाइप के स्केल्स हैं। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मिल सकता है कि अलग अलग हमें फार्मूला ना देखना पड़े और कोई एक कॉमन फार्मूला मिल जाए जिससे कन्वर्जन करना हमें और इजी हो जाए? तो हाँ, हमारे पास एक फार्मूला है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ T1 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल इज इक्वल टू T2 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल। कहीं ना कहीं याद करने के लिए ऐसे याद कर लो, टिल्लू अपॉन उल्लू इज इक्वल टू टिल्लू अपॉन उल्लू, ठीक है ना। तो ऐसा याद कर सकते हो। सो टेम्परेचर ऑफ वन स्केल जो भी तुम्हें दिया हुआ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, उसी स्केल का लोअर क्या है पॉइंट, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। यानी कि किसी जैसे कि सेल्सियस में है, आपको 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोला है, तो यहाँ पे 37 डाल देंगे टेम्परेचर वन का, उसका लोअर पॉइंट क्या है 0 है, फिर अपर क्या है 100 है, फिर लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल, दूसरे स्केल में उसका टेम्परेचर क्या है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे T2 अगर हमें निकालना है, बाकी सबको इधर भेज देंगे तो T2 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा T2, 37 डिग्री सेल्सियस T1 हो जाएगा। यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यूज़ रखना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ को रखना है। T2 को यहाँ पे छोड़ के बाकी चीज़ों को यहाँ पर ले आएंगे, अदर साइड ले आएंगे और T2 निकाल लेंगे, ठीक है। अभी देखो एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको ये टिल्लू अपॉन उल्लू इज इक्वल टू टिल्लू अपॉन उल्लू समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे दिया हुआ है कि एक टेम्परेचर है सेल्सियस में 37 डिग्री है, हमें उसको बदलना है फ़ारेनहाइट में। हमें इसको किस बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। हाँ ठीक है, ऊपर लिखा फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखो हम लोग 1 यानी जिसको बदलना है उसको 1 मान लेंगे और जिसमें बदलना है उसको हम 2 मान लेंगे, T2 मान लेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, टिल्लू अपॉन उल्लू इज इक्वल टू टिल्लू अपॉन उल्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T1 हमने 37 डिग्री डाला। अब यहाँ पर यानी कि LHS में जो भी आप स्केल लोगे वो पूरा सेल्सियस वाला ही लोगे। कौन सा स्केल लोगे, सेल्सियस स्केल लोगे। तो यहाँ पे सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या होता है 0 होता है, अपॉन सेल्सियस का अपर पॉइंट क्या होता है 100 होता है, माइनस सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या 0 होता है, इज इक्वल टू T2 मतलब हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो T2 तो हमें पता नहीं है, माइनस अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट की कहानी चलेगी, अदर साइड फ़ारेनहाइट की कहानी चलेगी। फ़ारेनहाइट पे लोअर स्केल क्या होता है 32 होता है, हाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा, अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या अपर स्केल माइनस लोअर। तो अपर स्केल फ़ारेनहाइट में क्या होता है 212 होता है, माइनस लोअर स्केल फ़ारेनहाइट 32 होता है, तो माइनस 32। अब क्या T2 को यहाँ छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो, T2 आ जाएगा 98.6। और इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। इन एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 इधर लिया था, तो वैल्यू को c को आप रखना 30, अभी रखा था हम लोगों ने शायद 37, हाँ देखो 98.6 आया तो था, अभी रखा था 37 को ही कन्वर्ट किया था, 98.6 आया था। तो यहाँ पर भी देखो 98.6 आ रहा है, तो कितना ईजी हो गया ये, आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सर समझ में। ठीक इसी तरह 30R को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो हमें पता है टिल्लू अपॉन उल्लू इज इक्वल टू अगेन टिल्लू अपॉन उल्लू, यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे, तो 30 माइनस T1 आपको 30 माइनस 0। अब R का अपर स्केल क्या होता है 80 होता है, लोअर स्केल क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो यहाँ पे अपर एंड लोअर फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखेंगे और
एफ हमें निकालना है, T2 निकालना है फ़ारेनहाइट, तो एफ तो हमें पता नहीं है, बाकी तो अदर साइड भेज देंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। लोअर और अपर आपको मालूम होना चाहिए हर एक स्केल का। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने क्लास 10th में नहीं कवर किया है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि मेटल में, हम लोग यहाँ पे मेटल की बात करेंगे, मेटल में अगर हीट ट्रांसफ़र होती है या हीट हम लोग देते हैं, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होता है क्या? हाँ, अगर आप किसी भी मेटल में हीट आप दोगे तो उसमें आप एक फिजिकल चेंजेस देखोगे, एक्सपेंशन वो थोड़ा फैलेगा, ये बात सच है। आप ये करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट, नहीं तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो आप वीडियोस में कि किस तरीके से हीट से, जैसे हीट आपने दिया, तार है, हीट दिया तो तार थोड़ा सा फैलने लगेगा। ठीक है, लीनियरली फैलने लगेगा। तो हम देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन में 3 टाइप के एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन वो होता है अगर कोई रॉड है, शेप देखो, ये जो एक्सपेंशन है शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करते हैं। ये जो एक्सपेंशन है, हीट देने पर बॉडी एक्सपैंड हो रही है, ये हम समझ रहे हैं। हम क्या टॉपिक समझ रहे हैं? हीट देने पर बॉडी क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। तो लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, देन क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को एक्सपेंशन को पढ़ना है हमें। तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब होता है कुछ वन डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है, जैसे पेन इधर इस तरह एक्सपैंड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन कब होता है? अगर कोई मेटल आपका कोई रॉड शेप में है, इस तरह शेप है, पेन के शेप में है, ठीक है ना, रॉड टाइप पे दिख रहा है आपको, अगर आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा कि इसकी लेंथ लीनियरली बढ़ेगी। ओके, इसी तरह सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जैसे कि कोई एक ट्रे है या कोई एक शीट है, मेटल की कोई शीट है, अगर आपने हीट दिया तो उसका एक सरफेस एरिया, मतलब उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी, मतलब सरफेस एरिया उसका फैलेगा। उसके बाद क्यूबिकल एक्सपेंशन है। क्यूबिकल एक्सपेंशन जैसे कि आपकी कोई डाइस है मेटल की, ठीक है ना, कोई या स्फेयर कह लो, स्फेयर भी, तो आप उसको हीट दोगे तो चारों तरफ से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा उसका। तो ये 3 टाइप के हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग, आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग टाइप के हमने एक्सपेंशन देखे हैं, लीनियर, सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, उसके फॉर्मूलेस को देखते हैं हम लोग। होता क्या है, जब जैसे रॉड है या कोई बॉडी है जो रॉड शेप में है या सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसको हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी? एक्सपैंड करेगी लेंथ वाइज, ओके, वन साइड। तो इसके लिए तो ये हमें पता, ये यहाँ पर हम कुछ रिलेशन देख रहे हैं। क्या रिलेशन देख रहे हैं? कि उस रॉड की जितनी लेंथ होगी उसको चेंज इन एल भी उतना ही होगा। यानी रॉड अगर बहुत लंबी सी है, जैसे पेन है, पेन इतना लंबा सा है और उसको आपने हीट दिया तो उसका एक्सपेंशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये समझाने की हम कोशिश आपको कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही लीनियर एक्सपेंशन, उतना ही चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है, एक तो ये रिलेशन मिला। टेम्परेचर का तो रिलेशन है ही, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज इन एल होगा ही। ठीक है, ये 2 तो रिलेशन मिल गए। चेंज इन एल का लेंथ से भी रिलेशन है, ओरिजिनल जो लेंथ है, जो इनिशियल लेंथ है रॉड की, और हाँ, टेम्परेचर का भी रिलेशन है, दोनों का ही डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने डायरेक्ट लगाया है। हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू लगा देंगे। इक्वल टू जब लगाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट यहाँ वैल्यू लगा दी, अल्फा, चलो सिंबल क्या दे दिया हमने? अल्फा दे दिया। तो अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, ये हमारा चेंज इन एल यानी कि लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला आ गया। तो अल्फा क्या बताता है? अल्फा एक कॉफिशिएंट है और ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। किस पर डिपेंड कर रहा है? उस मटेरियल के ऊपर, कि वो एल्युमिनियम का है या उस आयरन का है, कॉपर का है, उस पर डिपेंड कर रहा है अल्फा। ठीक है, बात समझ। तो अल्फा का फॉर्मूला बेसिकली क्या आ जाएगा? चेंज इन एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ओके, उसके बाद तो ये तो हो गया कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। ठीक इसी तरह अगर एरिया में बदलाव आएगा, यानी कोई शीट है, कोई क्या है, शीट टीन है, उसको हमने हीट दी, उसका एरिया में बदलाव आएगा। तो इसी तरह एरिया का भी कॉन्सेप्ट वही है कि चेंज इन एरिया का डायरेक्ट रिलेशन होगा डेफिनेटली चेंज इन टेम्परेचर से।
एंड चेंज इन एरिया का डायरेक्ट रिलेशन एरिया से भी होगा, जितनी बड़ी एरिया की शीट होगी उतना ही एक्सपेंशन होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू टेम्परेचर से भी डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया से भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चेंज इन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा देंगे उतना ही ज़्यादा एरिया में चेंज होगा। तो जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाए तो इक्वल टू लगा, तो एक सिंबल हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देनी होगी जो कि हम लोग बीटा से एक्सप्रेस करेंगे। यानी बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि बीटा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए चेंज इन ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए हम लोग गामा से डिनोट करते हैं इसका सिंबल। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेस को हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग देखो, हमने तीनों फॉर्मूले देख लिए, लीनियर एक्सपेंशन भी, क्यूबिकल भी, सुपरफिशियल भी। अब हम लोग इन्हीं जो कोएफिशिएंट्स हैं इन्हीं के बीच का रिलेशन देखेंगे। इन्हीं के बीच के क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे कि आपस में अल्फा जो कि लीनियर एक्सपेंशन बताता है, बीटा जो कि एरिया का एक्सपेंशन बताता है, क्या आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एरिया बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दो लेंथ बढ़ रही है। अगर इधर एक लेंथ बढ़ रही है तो इधर दो लेंथ बढ़ रही है ना। यहाँ पर अगर एक लेंथ बढ़ रही है तो यहाँ दो लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ रहा है, कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका रिलेशन देखते हैं कि हमने देखा इनिशियल एरिया हमारा क्या है, एल का स्क्वायर है ना। और फाइनल एरिया मतलब अभी इनिशियल एरिया हमारा एल स्क्वायर था, लेंथ इनटू ब्रेथ कह लो या एल का स्क्वायर कह लो। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को हीट किया तो एरिया बढ़ा, एरिया क्या हुआ, बढ़ा। तो एल का स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, एल की जगह एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर करेंगे। क्यों, जो लेंथ हो गई अब वो चेंज हो गई है ना। लेंथ में क्या चेंजेस आया, प्लस डेल्टा एल। समझे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था लेंथ, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, यहाँ पर 5 से 6 सेंटीमीटर हो गया तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, नया एरिया है ना। तो लेंथ की जगह न्यू लेंथ डाल दी, तो न्यू लेंथ क्या डालेंगे, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो चेंज इन एरिया क्या आया, चेंज इन एरिया कैसे आएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अल्फा और बीटा के रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग जानते ही हैं कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसका कोएफिशिएंट अल्फा होता है, और जो एरिया वाइज एक्सपेंशन होता है उसका जो कोएफिशिएंट है वो बीटा है। तो अल्फा और बीटा में कुछ तो रिलेशनशिप बन सकता है। हाँ, डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि अल्फा अगर वन साइड से एक्सपेंशन हो रहा है तो बीटा दो साइड से एक्सपेंशन हो रहा है। तो हाँ, कुछ तो रिलेशन बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एरिया लेंगे, दैट विल बी एल स्क्वायर, जैसे कि एक स्क्वायर शीट है तो एल इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल एरिया क्या होगा, अगर हम उसको थर्मल एक्सपेंशन कराएंगे तो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या, एल का होल स्क्वायर, एक लेंथ है इनिशियल, लेकिन यहाँ पर लेंथ चेंज हो गई है, दोनों साइडें जो दोनों साइड से वो चेंज हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, न्यू साइड आ गई ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर था तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, 10 प्लस 1, दोनों साइड 1 सेंटीमीटर बढ़ गए। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ एरिया में चेंज क्या हुआ, ओवरऑल एरिया में चेंज क्या हुआ। ये तो फाइनल एरिया है, ये इनिशियल एरिया है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया को माइनस कर देंगे तो चेंज इन एरिया आ जाएगा। तो फाइनल एरिया हमारा क्या है, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया क्या है, एल का स्क्वायर। तो जब इसको आइडेंटिटी वाइज ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाइज ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस 2l इंटू डेल्टा एल है ना, 2ab प्लस बी का स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस बाहर जो एल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, माइनस एल स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर, ये रिड्यूस नहीं है, ये गलती से हुआ है, माइनस एल का स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा क्या, 2l प्लस 2l डेल्टा एल 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि जो डेल्टा एल का जो होल स्क्वायर, जो लेंथ का चेंज इन लेंथ का होल स्क्वायर है, ये इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो किसी भी लेंथ में जो स्क्वायरिंग होती है, लाइक अगर एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट से एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि कोई 10 मीटर की शीट है, कितनी मीटर की शीट है, 10 मीटर की शीट है। अब उसमें अगर थर्मल एक्सपेंशन कराओगे भी तो कितना होगा,
कितना एक्सपेंशन हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, बहुत थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन, अगर कंपेयर टू करेंगे लेंथ या एरिया से कंपेयर करेंगे तो कितना हो सकता है, 10 मीटर है मान लो 0.001 मीटर, बस इससे ज़्यादा थोड़ी ना एक्सपेंशन होगा। एक अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ हीट पर थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है ना। ज़बरदस्ती खींचोगे वो उसकी बात नहीं हो रही है, स्ट्रेच करने की बात नहीं हो रही है, थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो अब देखो 0.01 मीटर, 0.001, फिर उसी का आप कर दो, अगर स्क्वायर कर दोगे तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। कोई भी वन से कम वाली वैल्यू की स्क्वायरिंग मारते हो आप ना, तो वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 में डेसिमल, अब 6 में डेसिमल आ जाएंगे, स्क्वायर कर दोगे 0.00001। तो इतना छोटी वैल्यू हो जाएगी जब हम स्क्वायर मारते हैं कोई छोटी सी क्वांटिटी को, 1 से कम वाली क्वांटिटी को, तो उसकी वैल्यू और छोटी होती जाती है। तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, हम मान के चलेंगे जो चेंज इन एरिया है डेल्टा 2L इंटू डेल्टा एल ही हुआ है, बस इतना ही हम इसको ही लेके चलेंगे और इसको क्या कर देंगे, इग्नोर मार देंगे, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा ये समझ में आया कि चेंज इन जो एरिया हुआ है एक शीट में जो चेंज इन एरिया हुआ है, एक स्क्वायर शीट मान लो, ठीक है ना, तो वो हुआ है 2L डॉट डेल्टा एल। मतलब एरिया, चेंज इन एरिया को हमने कहीं ना कहीं से लीनियर वाइज लेकर आ गए, है ना। एल लीनियर वाइज हुआ ना, स्क्वायरिंग है क्या, नहीं है स्क्वायरिंग, यहाँ पर एल और एल है, तो कहीं ना कहीं हम लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, क्योंकि हमें बीटा का रिलेशन अल्फा से ही बताना है। बीटा मतलब एरिया वाइज है, तो अल्फा मतलब लीनियर वाइज है, तो यहाँ पर तो लेकर आ गए। चलो अच्छा ठीक है, तो इसको नंबर 1 देखो, होल्ड कर दो। अच्छा, बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा कि डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा टी, ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा ए की वैल्यू तो हम ऊपर लेकर आ ही गए हैं, चेंज इन एरिया तो हम लेकर आ ही गए, तो इस चेंज एरिया की जगह हम डाल देंगे 2L इंटू डेल्टा एल, 2L इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, और इस एरिया की जगह, एरिया मतलब एल का स्क्वायर, अगर मान लो कि एक स्क्वायर शीट है, एल उसकी लेंथ है, ठीक है ना, एल और एल इसकी लेंथ है, तो नीचे एरिया का हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, एल का स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर तो 2L डॉट डेल्टा एल है, क्योंकि चेंज इन एरिया के ऊपर हमने फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर लिया था, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 डॉट डेल्टा एल अपॉन एल डॉट डेल्टा टी। क्या ये पहचाना सा लग रहा है, हाँ सर ये तो पहचाना हुआ लग रहा है, ये तो अल्फा है, दिस इज व्हाट, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, हाँ ये तो अल्फा है, तो इसकी जगह अल्फा डाल देंगे। तो कुल मिला के बीटा और अल्फा का रिलेशन आ गया कि जो बीटा है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप मिल गया है, ओके। नेक्स्ट अल्फा बीटा और गामा का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। चलो मान लें कि एक क्यूब है, ठीक है ना, जिसके ऑल साइड्स का एल है, मतलब लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी क्या है, एल है, तो वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इस एल में तीनों तरफ डेल्टा एल हुआ होगा, चेंज इन साइड हुआ होगा, तो एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, क्योंकि ये नई लेंथ आ गई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपने एक्सपेंशन किया तो तीनों साइड क्या होगी, 1 1 1 1 बढ़ गई, ठीक है, तो 10 + 1 11 हो जाएगी, एल ऑल 3 साइड 11 है ना, हाइट भी 11, ब्रेथ और लेंथ भी 11, तो नई साइड जो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है ना, ठीक है। तो ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दिस का क्यूब माइनस एल का क्यूब, तो इसका क्यूब यानी कि फाइनल एरिया का क्यूब माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल वॉल्यूम का क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम का क्यूब, ओके। तो हम लोग वॉल्यूम से क्यों जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गामा तक हमें पहुंचना है, ओके। सो अब इसको आइडेंटिटी आप ओपन करो, a प्लस बी का होल क्यूब हमने ओपन किया, क्या आ गया, एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल प्लस 3L इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस बाहर एल का क्यूब चल रहा है, माइनस एल क्यूब प्लस एल क्यूब, तो रिड्यूस हो जाएगा, तो डेल्टा एल फाइनली क्या आ जाएगा, डेल्टा एल क्यूब
प्लस 3l², ये हो गया 3l² इंटू डेल्टा एल, ओके, और 3l इंटू डेल्टा l², ठीक है। ये देखो कितने सेट मिल गए, कितने टर्म मिल गए, 1 2 3 टर्म हमें मिल गए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग ये करेंगे कि जो डेल्टा l³ है ये तो बहुत छोटा है, हाँ बहुत छोटा है, एक्सपेंशन होता ही कितना है, एक्सपेंशन होता ही कितना है। अगर चलो यहाँ पे अगर मीटर सेंटीमीटर या मीटर लेके देख लो तो बहुत ज़्यादा डेल्टा जो एल होगा 0.01 मीटर ही होगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक्सपेंशन ऐसे नहीं होता है कि आपने हीट दी और शीट जितनी है उसकी डबल हो जाए, है ना, उतना नहीं होता है। इतनी बड़ी शीट है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन इतना सा होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा एक्सपेंशन हीट देने पर, ठीक है। तो अब फिर उसी को अगर आप क्यूब कर दो, यानी कोई भी वैल्यू कंपेरेटिवली 1 से कम है, उसका क्यूब मार दो तो बहुत कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 0.01 का होल क्यूब करके देखो कितनी वैल्यू कम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, दो डेसिमल तो पहले ही पीछे हैं और 3 और पावर लगी तो 2 2 2 6 डेसिमल पीछे चला जाएगा। तो खैर और साथ में ये भी है 3l² इंटू डेल्टा एल, और साथ में ये वैल्यू भी काफ़ी छोटी है, डेल्टा एल का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी वैल्यू काफ़ी छोटी है, क्यों, देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है डेल्टा एल का स्क्वायर। अगर हमने मान लिया 0.01 मीटर एक्सपेंशन है 1 मिनट के लिए, मान लो एल का लेंथ वाइज, तो डेल्टा एल जो है और डेल्टा एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 4 डिजिट हो जाएगा, 0.0001 इतना आ जाएगा। अब इंटू एल कर रहे हो आप 3l, ठीक है ना। अब आप खुद ही सोचो, यहाँ पे इंटू 3l कर रहे हो और यहाँ पर डेसिमल कितने कम डेसिमल है, कितने ज़्यादा डेसिमल में वैल्यूज आ रही है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, निगलेक्ट करने लायक हो सकती है। ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एल का स्क्वायर है, एल तो अपना बड़ा है ही ना, ठीक है ना। लेकिन ये तो वैल्यू काफ़ी हद तक निगलेक्ट हो सकती है, तो इसको और इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और ये वाला ले लेंगे कि चलो जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है, चलो इतना मान लें, हम ये वाली वैल्यू मान लें, बाकी तो बहुत छोटे हैं, उसको थोड़ा निगलेक्ट कर देंगे जिससे कि डेरिवेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। तो डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू 3l² इंटू डेल्टा एल आ गया, ठीक है। ये नंबर 1 दे के रख लेना। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, गामा का फॉर्मूला डालेंगे कि गामा इज इक्वल टू डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। इस डेल्टा वी की जगह हमने जो अभी ड्राइव किया है 3l² इंटू डेल्टा एल की वैल्यू डाल देंगे, 3l² इंटू डेल्टा एल, और इस v की जगह v का जो हमारे पास फॉर्मूला है v ये l का क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम की जगह हमने डाल दिया l³ इंटू डेल्टा टी चल रहा है, उसे चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2l ऊपर है, नीचे 3 है, तो नीचे 1l बचेगा, तो आ जाएगा 3 डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। क्या ये पहचाना सा लग रहा है, हाँ सर ये तो अल्फा है, तो गामा की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू अल्फा, ओके ना। तो इस तरीके से हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं। सो ये हमें पता चला कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ओके, यानी कि अल्फा का जो रिलेशन आया है वो गामा बाई 3, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। साथ ही में बीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा का जो रिलेशन आया है यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बीटा बाई 2। तो इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 एज वेल एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम दे सकते हैं कि बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, है ना। दिस इक्वल टू दिस हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से बीटा 2 उधर मल्टीप्लाई भेज दो तो बीटा इज इक्वल टू आ जाए 2/3 क्या, गामा, ओके। तो इस तरीके रिलेशन हम अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं, बीटा और गामा का भी दे सकते हैं, और इसके बाद अल्फ़ा और गामा का हमने दिया ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ से भी हम लोग एक गामा का एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। क्यूबिकल ही क्यों लिया? क्योंकि गैस है, गैस चारों तरफ फैल रही है, ऑल 3 डायमेंशन, इसीलिए हमने क्यूबिकल लिया गैस से, गैस के एक्सपेंशन में। ओके, वॉल्यूम है ना, गैस फैलना मतलब क्या, वॉल्यूम फैलना हुआ ना। तो फॉर एन आइडियल गैस पी बी इक्वल टू एन आर टी, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर में, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा। हाँ, अगर प्रेशर तुम कॉन्स्टेंट रखोगे और तुमने हीट दिया, क्योंकि हीट देने की बात तो हो ही रही ना, थर्मल की तो बात हो ही रही है, हीट तुमने दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखना है गैस को, तो अपना वॉल्यूम में बढ़ के एडजस्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे एडजस्ट करेगा? वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अगर प्रेशर उतना ही रखना है, प्रेशर को नहीं बढ़ाना चाह रहे हो आप, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट, डेफिनेटली वॉल्यूम बदलेगा चेंज इन टेम्परेचर से। ठीक है सर, तो क्या करो, आप दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो कुछ टर्म हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पे एन आर तो रिड्यूस हो गया, तो यहाँ बचा पी डेल्टा वी, पी से पी भी गया तो डेल्टा वी बाई वी, पी से पी भी गया तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल डेल्टा टी बाई टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी को इधर ले लेंगे, तो यहाँ बचा 1 बाई टी। ठीक है ना, तो क्या हुआ, डेल्टा वी अपॉन वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी नीचे लेकर आ गए। क्या ये पहचाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ सर, ये तो गामा की वैल्यू है, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब ये टी मतलब इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा था, इज इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू, गामा आ गई। ठीक है, यानी गामा का जो रिलेशन है, गामा का जो रिलेशन है टी से इन्वर्स है। ओके, सो यहाँ से जो गैस के लिए जो एक वैल्यू ली जाती है बेसिकली गामा की 3.7 इंटू 10⁻³ पर केल्विन ली जाती है गैस की कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इस तरीके से हमने गामा का गैस से भी एक रिलेशन निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। ये तो खैर पता ही होगा कि सॉलिड एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस भी एक्सपैंड होगा। थोड़ा सा वाटर वाला छोड़ दो, वाटर की कहानी मैंने काफ़ी पहले भी समझाई है कई बार कि वाटर 4 जो सेल्सियस है ना, 4 डिग्री, वहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज होता है, एनोमलस बिहेवियर हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि टेम्परेचर कम करने से, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर कम करने से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, श्रिंक होगा। लेकिन होता है क्या, टेम्परेचर हमने कम किया, 20 से 10 आए, वाटर कॉम्प्रेस हुआ, कम हुआ, श्रिंक हुआ, 10 से 5 आए, वाटर और श्रिंक हुआ। लेकिन 5 से जब 4, ठीक है, श्रिंक हुआ, लेकिन 4 से नीचे जाओगे ना तो वाटर श्रिंक नहीं होगा। वाटर यानी कि आइस के जब फॉर्म में बनने लगेगा तो फैलने लगेगा। ठीक है, ये वाटर का एनोमलस बिहेवियर, और ये बाई नेचर मिला हुआ है, ये बाई नेचर मिला, वरना सोचो अगर ये एनोमलस बिहेवियर ना होता ना तो एक्वस लाइफ होती ही नहीं। समुद्र के नीचे जो फिश है, जो सी, जो हमारे एक्वस लाइफ है, वो सब तो कुछ रहता ही नहीं, सब जम जाता, पूरा समुद्र ही जम जाता। तो नीचे क्यों नहीं बर्फ़ जमती है? उसकी वजह यही है, एनोमलस बिहेवियर। ये मैंने पिछले 9th के किसी उसमें समझाया हुआ है, किसी लेक्चर में, तो वो आप देख लेना, या आपको चाहिए वो तो मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूँगा। बाकी तो ठीक है एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पे वाटर एक्सक्लूडिंग है, नॉट ऑल लिक्विड। ठीक है ना, तो वाटर को एक्सक्लूड करके, वाटर को अगर हटा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड एक्सपेंशन या लिक्विड बढ़ेगा ही, वॉल्यूम बढ़ेगा ही। ठीक है ना, देखो एनोमलस बिहेवियर ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का देखो यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास 11 में भी, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। होता क्या है, वाटर एक्सपैंड करने लगता है जब हम 4 टेम्परेचर से नीचे जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, वाटर एक्सपैंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट आफ्टर 4 ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू इस कॉन्ट्रैक्ट और डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, बात समझ में? तो होता क्या है, अक्सर आप अगर घर में भी देख सकते हो, अगर पूरी कोई प्लास्टिक की बॉटल है, उसको फुल वाटर पैक करके आइस फ्रीजिंग करने को रख दो, आप देखोगे ना बॉटल थोड़ी अकड़ी भी मिलेगी, या थोड़ा सा ढक्कन बहुत टाइट हो जाएगा, खुलेगा नहीं। उसकी वजह क्या होता है कि जब वो आइस बनने लगती है, 4 से ब्लो जाता है तो आइस फैलने लगती है। वो ढक्कन को इतना, कैप को इतना प्रेशर दे देगी, कैप जल्दी खुलता भी नहीं है, खुलेगा भी तो जल्दी से बिल्कुल, एक देखो आवाज़ ऐसी आती है, बॉटल चटकने की आवाज़ आती है, क्योंकि काफ़ी एक्सपैंड, प्लास्टिक को एक्सपैंड कर देता है वो। ओके, तो यहाँ पर वही हो रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर में कि टेम्परेचर हम जब बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है,
वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर, हाँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये पूरा डेटा लिखा नहीं है, 0 से यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। अब देखो 0 से 4 आने में जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप बोलो सर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन यही तो एनएमएलएस बिहेवियर है वाटर का। जैसे कि मैंने क्या कहा, 4 से 0 जाओगे, कम जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या 0 से 4 आओगे तो वॉल्यूम कम होगा। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, यही तो बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन हाँ 4 तक में यही एनएमएलएस बिहेवियर है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, ओके। लेकिन 0 से 4 में अलग कहानी हो जाती है, ठीक है, 0 से 4 में कहानी अलग हो जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इसे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है। या उल्टा भी कह सकते हो कि 4 से नीचे जाएंगे, श्रिंक होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। 4 से नीचे अगर उल्टा जा रहे हैं, 4 से नीचे जा रहे हैं, श्रिंक होना चाहिए, तो श्रिंक ना होके वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे चाहे वैसे आप कह लो। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखो भाई, देखो हम 4 से 0 में गए, 4 डिग्री से 0 डिग्री में गए। वाटर के केस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वाटर के केस में, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है ना। टेम्परेचर यहाँ पे कम, टेम्परेचर यहाँ पे कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डेंसिटी कम होना, यही तो होता है वॉल्यूम बढ़ने का मतलब। पानी तो उतना ही है, तूने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो उतना ही है ना, मास कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे। तो क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए तो आइस जो होती है ना, कभी पानी में डूबेगी नहीं। देखो अगर आप ग्लास में आइस का क्यूब डालो, वो डूबेगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जबकि आइस और वाटर दोनों एक ही मटेरियल है, दोनों एक ही सब्सटेंस है, तो आइस क्यों नहीं डूब रही पानी में। उसका रीज़न ये है कि कंपेयर टू वाटर आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 से बिलो होता है। आइस का टेम्परेचर क्या होगा, 4 से बिलो होगा। और 4 से बिलो में हम कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ेगा, हम कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी कम होगी। तो डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो होती है ऊपर फ्लोट करती है। और यही रीज़न है कि जो पोल्स हैं हमारे अर्थ के, या कहीं एक्सट्रीम विंटर होता है, कोल्ड होता है, वहाँ पर जो सी में या लेक में आइस है ना, काफ़ी हद तक तो ऊपर ऊपर जमी होती है, नीचे नहीं जम पाती। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आइस कोल्ड होता है, एटमॉस्फेयर आइस यानी 4 बिलो होता है, वैसे वैसे ठंडा पानी बिल्कुल जो ठंडा पानी है 4 से बिलो जो पानी हो रहा होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। डेंसिटी कम होगी तो जो 4 या 4 से कम वाला वाटर है एक लेक में, वो ऊपर आ जाएगा, है ना, नॉर्मल वाटर से ऊपर आ जाएगा। और वहाँ पर फिर वो जो 4 सेल्सियस से कम वाला वाटर ऊपर जो आया है, क्योंकि डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाएगा, वो नीचे दोबारा नहीं जाएगा। तो इसीलिए ऊपर ऊपर आइस जम जाती है, नीचे जो एटमॉस्फेयर है ना, लेक के नीचे एटमॉस्फेयर का कनेक्शन ही नहीं हो पाता है कि वो एटमॉस्फेयर, क्योंकि ठंडा कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर ही तो ठंडा कर रहा है लेक को, समझे। देखो देखो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये समझो लेक है, ये मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, ठीक है, साइड व्यू, नॉट टॉप व्यू, इट इज साइड व्यू, ओके। होता क्या है मालूम है, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ही तो बर्फ बनना है उसको, लेक को, अगर लेक का एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता जा रहा है, पानी को ठंडा करता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जब 4 डिग्री जाएगा वाटर का ऊपर का जो लेयर, जैसे 4 डिग्री होगी, ठीक है, वो सर्कल चलता रहता है, पानी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह होता रहता है 4 तक। क्यों होता रहता है कि पानी श्रिंक होता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर 20 या 25 से नीचे जैसे जैसे कम होता जाएगा टेम्परेचर, तो वाटर का वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऊपर की लेयर कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी और फिर एक सर्कल में घूम जाएगा, एक साइकिल में घूम जाएगी, नीचे वो पानी डूब जाएगा, ऊपर वाली लेयर पानी ऊपर आ जाएगी। ऐसे सर्कल चलता रहता है, ऐसे सर्कल चलता, लेकिन 4 तक के चले गए सर्कल, पानी की लेयर नीचे डूबेगी, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर वाला ठंडा होगा, श्रिंक होगा, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी तो बढ़ेगी, फिर नीचे डूब जाएगी। लेकिन 4 तक में, 4 के बाद कहानी क्या हो रही है, 4 के बाद ये कहानी हो रही है एनएमएलएस बिहेवियर हो रहा है। वाटर क्या बोल रहा है, भाई अब नहीं, 4 से नीचे जाएंगे हम तो फैलेंगे, हम तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डेंसिटी
कम होना हो। डेंसिटी कम होगी तो ऊपर ही तैरता रहेगा वो पानी, नीचे वाला साइकिल वो होगा ही नहीं कि पहले जो साइकिल ऐसे से चल रहा था, नीचे का पानी ऊपर आ रहा था, वो होगा ही नहीं आफ्टर 4 यानी बिलो 4 होगा ही नहीं। ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे का पानी नीचे रहेगा, ऊपर धीरे धीरे आइस बन जाएगा, नीचे वाला पानी का पानी रह जाएगा। ठीक है, ऊपर की लेयर आइस बनेगी, नीचे की आइस बन ही नहीं पाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर का और नीचे वाले वाटर का डायरेक्ट कुछ का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। जो भी आइस है ऊपर ऊपर की वही थोड़ा बहुत नीचे पानी ठंडा कर रही है, उससे ज़्यादा होगा नहीं, तो नीचे का पानी पानी ही रह जाता है। तो यही रीज़न है। कभी भी कोई इस तरह रीजनिंग आए कि फिश अंदर कैसे जिंदा रह पाती हैं स्ट्रीम कोल या पोल्स में, तो उसका रीज़न एनाबुलस बिहेवियर है। तो आपको यही बताना है कि बिलो 4 में वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, इसलिए आइस है ना फ्लोट करेगी, नीचे का टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन रहेगा, 4 या 3 या 4 ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। यही रीज़न जो मैंने बताया ना, ये सर्कल वाला, ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमें। और एनिमल, वही मैंने बताया ना, एक्वस लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। बाकी स्पेसिफिक हीट, ये सारे मैंने टॉपिक कवर कर दिए। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। हीट कैपेसिटी मैंने बताया हुआ है। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है देख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने हीट दी, आपने क्या हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट दिया, कुछ मास है, कुछ टेम्परेचर आपने बढ़ाया और कुछ उसकी स्पेसिफिक स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है मटेरियल या सब्सटेंस के ऊपर कि उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मटेरियल में 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट तुम्हें चाहिए, यानी C इज इक्वल टू Q/m डेल्टा T। ये समझ, वो किस C होता है, उसका वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि 1 किलोग्राम हमें पानी गर्म करना है, समझो पानी गर्म करना है, 1 केल्विन बढ़ाना है, तो हमें कितनी हीट चाहिए। तो उसको डिपेंड करता है उसके C के ऊपर कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी गर्म हुआ जा रहा है, कितनी देर में गर्म हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वाटर लोगे तो 4.16 होता है, अगर यही कॉपर ले लेंगे तो 0.3 चला जाएगा। ठीक है ना, तो इतना फर्क है, मतलब कॉपर इतनी जल्दी गर्म या ठंडा होगा, कॉपर और वाटर में वाटर को काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना जूल पर ग्राम देना पड़ेगा अगर पर ग्राम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट। तो हर एक अपनी सब्सटेंस की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है। ये देखो सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर इसका देखो मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक की हीट ये होती है कि 1 मोल को देखो, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। 1 ग्राम नहीं या 1 किलोग्राम नहीं, 1 मोल। 1 मोल एक सब्सटेंस का 1 मोल को 1 केल्विन बढ़ाने में, देखो 1 डिग्री या 1 केल्विन को बढ़ाने में जितनी हीट लग रही है उसको बोलते हैं उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे m की जगह, मास की जगह n आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ठीक है ना, सो दिस इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर हीट कैपेसिटी सर क्या है, तो हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है, पूरी बॉडी को, होल बॉडी को, नॉट फॉर 1 ग्राम, नॉट फॉर 1 किलोग्राम। तो पूरी बॉडी को कितनी हीट लग रही है उसका 1 डिग्री बढ़ाने में, तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, दैट जो हीट कैपेसिटी है वो कैपिटल C से डिनोट कर दो, इज इक्वल टू m Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये तो हो गया हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट से भी रिलेट कर सकते हो आप कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्मॉल c। तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल से भी कर सकते हो, m c। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, अब ये भी फॉर्मूला
ले सकते हो हीट कैपेसिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट। So the amount of water equivalent of a body is defined as the mass of water that require the same amount of heat is required by the given body for the same rise in temperature. So the same amount of as it required by the given body for the same rise in temperature. तो उसे बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। उसका फॉर्मूला होता है मास, कि हमें जो जिस बॉडी का कितना मास है इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट। ओके, फिर कैलोरीमेट्री, ये तो हम लोग ने क्लास ईयर पूरा डिस्कस किया ही हुआ है कि कैलोरीमेट्री क्या एक ब्रांच है जहाँ पर हम लोग हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और ये इसके फॉर्मूले ये सारी चीज़ें हम लोग तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ये तो 5-6 पार्ट हम लोग 4-5 पार्ट में किया हुआ है पूरा टॉपिक, कि दो बॉडी को अगर हम रखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। हॉट बॉडी का टेम्परेचर लूज होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, गेन होगा। ओके, ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं। साथ में न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी हम लोग ने पहले ही किए हुए, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग ने किए हुए हैं इससे रिलेटेड। हॉट बॉडी इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी। ओके, फिर लेटेंट हीट के बारे में भी चौथे और पाँचवें पार्ट में मैंने बताया है। ग्राफ के बारे में मैंने बताया हुआ है काफ़ी, तो ये पुराने पार्ट आप देखकर ही आप ये इसे कंटिन्यू करना है। देन लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, ये भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें मैं हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये तो क्लास मेरे ख्याल से 8-9 का ही टॉपिक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है दूसरे बॉडी में। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअली में दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं और वाइब्रेशन के थ्रू हीट है ना ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन में बॉडी के मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन में। और रेडिएशन में तो आपको पता ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब कि इसमें तो बॉडी है ना आपस में टच भी नहीं रहनी है। जिस तरह हम लोग है ना हीटर के आगे देखो हाथ अपने कैसे से ये करते हैं, हीट लेते हैं सर्दियों में, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है, बीच में तो कुछ होता नहीं ना, है ना, कोई फिजिकल बॉडी तो होती नहीं ना। हाँ, एयर होती है, अगर एयर भी नहीं रहेगी तो भी हीट आएगी, तो भी हमें हीट लगेगी। उसका रीज़न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो थर्मल कंडक्शन में इट इज द प्रोसेस विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कॉलिजन, मतलब वही वाइब्रेशन, विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। तो इसमें एक्चुअली में जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमने हीट यहाँ से दी, जब हीट हम यहाँ से देंगे तो ये मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल उधर जाए फिर शिफ्ट, ऐसा नहीं होता है कंडक्शन में। कंडक्शन क्या होता है कि एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ता है, कॉलिजन्स होते हैं और हीट ट्रांसफर होती है। तो एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं होते हैं। लेकिन यही अगर कन्वेक्शन की बात करेंगे, कन्वेक्शन बेसिकली लिक्विड और गैस में होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, पानी आपने गर्म करने में लगाया, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो गर्म, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल नीचे के गर्म हो जाएंगे, नीचे आपने हीट दी है तो वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों ऊपर चले जाएंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, उनकी डेंसिटी कम होगी, तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा, वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरह सर्कल चलता रहता है और पानी पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। वो होता है कन्वेक्शन, ओके, ये कन्वेक्शन पार्ट है। और फिर जो रेडिएशन है, इसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू।